न्याय का संघर्ष तो अभी और तेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जमानत तक उनको नहीं दी गई और हमें लगता है कि जो उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, वो जिस बीमारी के हालत में थे, एक सीपर के लिए, एक स्ट्रॉ के लिए संघर्ष करना पड़ा। आखिरी दौर में उनको रांची तक आने नहीं दिया गया। तो पूरा का पूरा उनके साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत अन्याय है और एक तरह से पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला एक बहुत नृशंस किस्म की सत्ता की हिंसा है ये। और इसीलिए जो मांग अभी उठ रही है कि अब तो फादर तो हमारे बीच में लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जो जिस मकसद के लिए वो खुद काम करते थे, झारखंड के जेलों में बंद पड़े आदिवासियों की रिहाई, पूरे देश के जेलों में बंद पड़े लोगों की रिहाई के लिए, तो हमें लगता है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई, जिस पर्टिकुलर झूठे मामले में फादर को गिरफ्तार किया गया था, भीमा कोरेगांव का मामला, इसमें 16 लोग गिरफ्तार हुए, तो बाकी जो 15 लोग हैं उनकी तात्कालिक उनकी रिहाई। पूरे दिल्ली में दंगे के झूठे आरोप में जिन नौजवानों को नागरिकता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, उनकी रिहाई, यूएपीए जैसे कानून का खात्मा, आदिवासियों के हक की गारंटी, संविधान की हिफाजत। तो हमें लगता है कि एक एजेंडा बनता है जो फादर स्टैन स्वामी जिसके लिए ज़िंदगी भर लड़ते रहे हैं, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और झारखंड में उनका ये काम था जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनको निशाना बनाया था, और हमें लगता है कि फादर स्टैन स्वामी को भी निशाना बनाया गया। एक समय हमने देखा स्वामी अग्निवेश जी आए थे बॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने के लिए, उनको भी लिंच करके हत्या करने की कोशिश हुई। तो चाहे स्टैन स्वामी हो या स्वामी अग्निवेश हो, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें तो हर विरोध की आवाज़, उस आवाज़ को और बुलंद करना है। देखिए, एनआईए के पास कोई सबूत होता तो एनआईए वाले तो कुछ उनको इन्वेस्टिगेट भी करते। फादर स्टैन स्वामी को जब यहाँ से उठा के ले जाया गया, उसके बाद उनसे कोई पूछताछ तक नहीं हुई, और ये दुनिया में अभी बात जगजाहिर है कि जो भी जिसको एविडेंस कहा जा रहा है, वो सारे लैपटॉप और फ़ोन सीज करके उसमें प्लांटेड एविडेंस है। ये फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसका खुलासा हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हमें तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा केस है, और जिस केस के कोई उसका औचित्य नहीं है। जो सारे विपक्षी दल एकत्रित हो चुके हैं, एनआईए के जो सबूत दिए हैं, इसको लेके आपको क्या कटाक्ष करना चाहिए? देखिए, ये तो पूरे देश में आज के दिन का जो सच्चाई है कि आप यदि दलित हैं, आप यदि आदिवासी हैं, आप यदि अल्पसंख्यक हैं, तो इस देश में आपको अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए बोलने की आज़ादी नहीं है। जो भी इस तरह से बात करेंगे उनको दबाया जाएगा, खामोश किया जाएगा। यही इसका स्पष्ट उदाहरण है फादर का शहादत। अंजाम कहाँ तक लेके जाने आप लोग का तैयारी है? अभी तो शुरुआत है, अभी कारवां चलेगा। जो सवाल छोड़ के गए हैं फादर स्टैन स्वामी, उनका जो हल है वो जरूर निकलेगा। एनआईए हस्तक्षेप करे, स्टैन स्वामी को निशाना बनाए, ये भूमिका रघुवर सरकार में पहले ही बन चुकी थी। क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो जब डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही थी, रघुवर जी लोगों को सरेंडर करके उनको माओवादी घोषित किया गया सरंडा में। जिस तरह से बकोरिया में जो है वो गोलीकांड हुआ, निर्दोष लोगों को ठंडे दिमाग से मारा गया, तो उन तमाम अभियानों में देखिएगा, और पहले से ही जल जंगल ज़मीन के विस्थापन के खिलाफ लड़ाइयों में स्टैन स्वामी सड़कों से लेकर के थी। तो आंदोलन में तो सभी थे, लेकिन उन आंदोलन को कानूनी अमली जामा तक पहुंचाने पे, उस पे सरकार को कटघरे तक खड़ने पे, उनको जांच रिपोर्टरी को पूरे दुनिया के पटल पे ले जाने में उनकी भूमिका रही। और इसकी वजह से पूरे देश भर में, दुनिया भर में उसमें रघुवर सरकार के द्वारा इन नीतियों की जो है वो चर्चा हुई, उसकी आलोचना हुई, और इसलिए वो निशाने में था। और इसलिए उस दौर में ही बार बार बगीचा को, जहाँ लगातार आंदोलनों के लोग रहते थे, जहाँ लोग रघुवर सरकार की गलत नीतियों के भाजपा के खिलाफ विरोध होता था, वो इस सेंटर के रूप में बदनाम किया जाता रहा। और बाद में उसकी पुष्टि भी आप बकोरिया कांड में भी देखिएगा तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा। फर्जी माओवादियों को ही मसला देखे तो स्वीकार करना पड़ा। तो सिर्फ
असहमति को, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि असहमति की आवाज़ों को डराने के लिए, कुचलने के लिए कोशिश की गई। और भीमा कोरेगांव का तो मतलब बहाना था, न भौतिक रूप से न शारीरिक रूप से वो उपस्थित थे, और ये निशाना जानबूझ करके बनाया गया भारतीय जनता पार्टी।